नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां निवाड़ी में कोरोना टीका के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अजीबोगरीब तरीका निकाला है। यहां रोको टोको अभियान के तहत पुलिस कोरोना की डोज लगवाने वालों को सीने में सच्चा देशभक्त बताकर सम्मानित कर रही है। वहीं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है उनके सीने पर खतरनाक निशान वाला एक पैम्फलेट चिपका रही है। इस पैम्फलेट पर लिखा है कि मुझसे दूर रहो, मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। एसडीओपी संतोष कुमार पटेल का कहना है कि वो ऐसा बड़े अधिकारियों के निर्देश पर कर रहे हैं। लोगों को समझाइश इस तरह से दें कि उन्हें याद रहें और वो उसका पालन भी करें। तो इसी क्रम में आज हमने तिरंगे के कुछ बिल्ले बनवाए थे जिसमें लिखा था कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगाया है। जिसने टीका लगवाया उनको हमने सम्मानित किया और जिनने नहीं लगवाया, अभी तक लापरवाही बरती, उनको हमने एक चेस्ट की तरह उसमें पहनाया। एक प्रिंट था जिसमें लिखा था कि मुझसे दूर रहें क्योंकि मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगाया। और अब बात अगली खबर की। करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अब बेंगलुरु में संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हुई है। सोमवार को कर्नाटक में 12,000 के आसपास नए मामले सामने आए तो इनमें से लगभग 2,000 के आसपास अकेले बेंगलुरु से थे। यानी राज्य के ग्रामीण इलाकों में हालात ठीक नहीं है। ऐसे में लोगों ने शहर का रुख किया है। राज्य के ग्रामीण इलाकों से बेंगलुरु शहर की तरफ आने वाली गाड़ियों का काफिला लंबा है। घर गृहस्थी चलाने का सामान और साथ में वाहन भी। लोग करें भी तो क्या करें, गांवों में कोविड का संक्रमण थम नहीं रहा। मेडिकल सुविधाओं की कमी है सो अलग, और अब रुपए पैसे भी खत्म हो रहे हैं। ज़्यादा आ रहा है, विलेज का सिटी का आ रहा है, वो काम के लिए है। वो काम नहीं, कुछ भी नहीं, वो गवर्नमेंट का पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करता है पब्लिक? आता बेंगलोर का आता। सुविधाओं के साथ साथ जानकारी की कमी और लॉकडाउन सही ढंग से लागू नहीं होने की वजह से कोविड के मामले गांवों में तेजी से फैल रहे हैं। तुमकुर, मैसूर और शिवमोगा की तरह लगभग 10 जिले पूरी तरह कोरोना से प्रभावित हैं। ऐसे में वहां से आने वाले लोग कहीं बेंगलुरु में हालात खराब न कर दें, इस आशंका से सरकार भी परेशान है। The movement of people will be always there, movement of people. जब भी लॉकडाउन हटाया जाता है इस तरह की आवाजाही होती है, लेकिन इस बार हमें काफी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि पिछले 1.5 सालों से कोरोना ने परेशान किया हुआ है और मौजूदा हालात में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। So we need to be very cautious. ग्रामीण इलाकों से बेंगलुरु शहर का रुख लोगों ने अपनी हिफाजत के साथ साथ रोजगार के लिए भी किया है। तकरीबन 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद शहर में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद संक्रमण की रफ्तार किस तरह से काबू में रखी जाए, फिलहाल सरकार इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं असम की, जहां कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए तैयारियां की गई हैं। गुवाहाटी के सारू सजाई स्टेडियम में 20 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड 20 दिन में डीआरडीओ ने 300 बेड वाला एक कोविड अस्पताल तैयार किया है। गुवाहाटी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। असम में कोविड के संख्या जो केसेस वो कम रहे हैं, घट रहे हैं और असम में एक डिसेंडिंग ट्रेंड दिखा जा रहा है, मगर जो तीसरे वेव की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, उसके चलते अब असम सरकार ने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया है और इसके लिए अब आज से असम में एक 300 बेडेड कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल खोला गया है। और ये हॉस्पिटल इसलिए यूनिक है क्योंकि इसको जो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी में, जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भी है, वहाँ पे ही इसको बनाया गया है। पिछले बार जो पहली वेव थी कोविड की उसमें हमने देखा था इसी कॉम्प्लेक्स में, इसी इलाके में बड़े जो हैंगर टाइप के कोविड आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे जहाँ पे कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को रखा गया था। मगर इस बार जबकि हमने देखा दूसरे वेव में कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स ज़्यादा है, असम में भी जो डेथ टोल और जो संख्या है डेली पॉजिटिव केसेस के बहुत बढ़ चुके थे और इसके चलते सरकार ने ये डीआरडीओ के साथ मिलके एमओयू किया है और इस एमओयू के साथ यही
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस नए अस्पताल की शुरुआत की गई है। ये एक आईसीयू कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 300 बेड है। 300 बेड में 100 बेड आईसीयू के हैं, जहाँ पे वेंटिलेटर्स भी लगे हुए हैं, और इसके साथ 200 बेड ऑक्सीजन बेड्स रहेंगे। लगभग 20 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और डीआरडीओ ने इस अस्पताल को 20 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाया है। प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल लगा हुआ है इस अस्पताल में, कम्प्लीटली फुल्ली एयर कंडीशनड है। एक रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाया गया है ताकि अगर तीसरे वेव के चपेट में असम आए तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा कोविड फैसिलिटी है, वो अगर फुल हो जाए, इस फैसिलिटी को यूज़ किया जाएगा और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एनेक्स हॉस्पिटल के रूप में ये काम करेगा। तो असम अब तीसरे जो वेव के बाद एक्सपर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए इसी हॉस्पिटल के साथ अपनी तैयारी असम ने शुरू कर दी है। गुवाहाटी से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात एनडीटीवी की खबर की असर की। आपको याद होगा कि मई महीने में वाराणसी की गंगा का पानी जो है वो हरा हो चुका था, जगह जगह उसमें काई नजर आने लगी थी। इसको लेकर एनडीटीवी ने 27 मई को प्रमुखता से खबर दिखाई थी। उसके बाद अन्य समाचार पत्रों में भी ये खबर छापी तो बनारस जिला प्रशासन हरकत में आया है। उसने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी किया है, जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी होगी। इस समिति ने कल गंगा का सैंपल लिया और जांच शुरू कर दी। दशाश्वमेध घाट पर पानी का यह सैंपल लिया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर गंगा का पानी अचानक हरा कैसे हो गया और इसमें काई कैसे दिखने लगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल दिनांक 7 तारीख को 5 सीनियर ऑफिसर्स की एक कमेटी गठित की गई है। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस ग्रीन एल्गी जो आया है इसका अभी स्रोत क्या है और इसका हम कैसे इसे निजात पा सकते हैं। तो अभी आज हमने सैंपलिंग किया है, अभी टीम मूव करने जा रही है। उसके बाद में हम वास्तविक स्थिति से आपको 10 तारीख को अवगत कराने की स्थिति में होंगे। हरे पानी की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने बनारस से लेकर मिर्जापुर तक के गंगा के अलग अलग इलाकों से सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिनकी रिपोर्ट 3 दिन बाद देंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर इसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर के अप स्ट्रीम में थोड़ा कम था और मिर्जापुर के डायम स्ट्रीम और इधर चुनार में कुछ ज़्यादा आया ग्रीन एल्गी, और ये इसका कारण था कि पानी का ठहराव होना, कम मात्रा होना, और 17 मई के आसपास अतिवृष्टि हुई थी। 2 दिन के लिए अतिवृष्टि हुई, तो उसके साथ हमारे पानी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी। इसके वजह से ग्रीन एल्गी, और टेम्परेचर भी हमारा गर्मी के दिन में अगर 25 डिग्री से अधिक होता है तो ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन होता है। पानी का रुकना, टेम्परेचर का बढ़ना इसका एक कारण रहा। गंगा लाखों करोड़ों की आस्था का विषय है, लेकिन उसके पानी के हरे हो जाने पर जानकार कह रहे हैं कि फिलहाल ये नहाने योग्य नहीं। आचमन योग्य तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नहा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज की जो स्थिति है किनारे पर तो नहीं, अभी हम तो मना करेंगे कि अभी ना नहाए तो ज़्यादा ठीक है। गंगा की इस दुर्दशा से गंगा प्रेमी बेहद दुखी हैं और उन्हें लगता है कि गंगा कहीं हमेशा के लिए अपनी अहमियत न खो दे। दशकों से गंगा के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इसकी हालात बद से बदतर होते चले गए और अब तो इसके शरीर का हरा पानी बता रहा है कि गंगा वेंटिलेटर पर जा चुकी है, जहां से रिवाइवल के लिए सिर्फ दावे और इस तरह की जांच कमेटी का नहीं, बल्कि बड़ा और मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है। नहीं तो कहीं आने वाले दिनों में गंगा सिर्फ किताबों में न रह जाए। वाराणसी के गंगा घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।